हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे PT 365 पॉलिटी की। उसका थर्ड पार्ट है। हमने क्या है, इससे पहले दो पार्ट कवर कर चुके हैं। थर्ड पार्ट में अब हम यहाँ प्रेसिडेंट से शुरू करेंगे। प्रेसिडेंट स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है इम्पीचमेंट ऑफ US प्रेसिडेंट। अभी आपको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका इम्पीचमेंट हुआ था, तो उसके बारे में। तो इसमें ये न्यूज़ में क्या था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या है, थर्ड यूएस के थर्ड प्रेसिडेंट है, ठीक है। थर्ड प्रेसिडेंट है, उनको इम्पीच किया गया है। तो इस उनको क्या है कि इम्पीचमेंट है, उसके बारे में बोला हुआ है। तो सीनेट ने अब उसको एक्विट उनको बरी कर दिया इस चीज़ से कि उनको रिमूव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें प्रोसीजर बता रखा है। अब इन दोनों के प्रोसीजर में क्या क्या डिफरेंस है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस है इंडिया में, और जो यूएस के प्रेसिडेंट का है उसमें क्या डिफरेंस है। इंडिया में जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है वो आर्टिकल 61 के थ्रू होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट को इम्पीच किया सकता है, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, ठीक है। और ये वायलेशन है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो यूएस का प्रेसिडेंट है उसको किस किस ग्राउंड पर रिमूव किया जा सकता है। ट्रीजन हो, मतलब देशद्रोह के केस पे, या ब्राइबरी हो, या फिर कोई हाई क्राइम कर सकते हैं, मिस मैंडेमस कोई भी बड़ा अपराध कर सकता हो, जैसे दुष्कर्म वगैरह, ये सब, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, जो इम्पीचमेंट चार्ज है वो हमारा जो इंडिया में है प्रेसिडेंट का, वो किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है। उसमें यूएस में सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो लोअर हाउस है उनका, उसमें स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। उसमें इसमें यहाँ इंडिया में क्या होता है, जो चार्ज इम्पोज करना हो तो 1/4 मेंबर का, जिस हाउस में इनिशिएट हुआ है उसके 1/4 मेंबर के साइन होने चाहिए, और फिर 14 डे का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें तो बता रखा है कि भाई ये सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, जो लोअर हाउस में उसमें सिर्फ, ठीक है। इसमें ये बता रखा है कि इसमें हमारे प्रेसिडेंट वाले में दोनों हाउस का स्पेशल मेजोरिटी से 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप से पास होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आगे बता रखा है कि जो इसमें सीनेट है उसमें 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स की मेजोरिटी से होना चाहिए, ठीक है। और जो इसमें सीनेट है वो एक कोर्ट की तरह काम करता है। इसमें जब जैसे पहले हाउस और रिप्रेजेंटेटिव पास कर देते हैं, उसके बाद सीनेट में जाता है, तो सीनेट क्या है, एक कोर्ट की तरह काम करता है। दोनों जो पक्ष होते हैं उनके एविडेंस वगैरह और दोनों साइड को सुनता है, उसके बाद वो उनका कंक्लूजन करता है। अगर उन्होंने कह दिया कि भाई प्रेसिडेंट कोर्ट रिमूव होंगे तो रिमूव हो जाते हैं, कि अगर वो 2/3 वोट से पास कर देते हैं, 2/3 ऑफ टोटल सीनेट वोट से, ठीक है। और हमारे यहाँ पे है दोनों हाउस में, एक हाउस में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, 2/3 से उसने पास कर दिया, तो उसके बाद फिर सेकेंड हाउस में चला जाएगा। सेकेंड हाउस ने पास कर दिया तो उसका मतलब प्रेसिडेंट है वो इम्पीच हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर क्या है कि किस किस कंडीशन में वो माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ में क्यों क्या, क्योंकि निर्भया केस के जो थे कन्विक्ट थे, उन्होंने प्ली है वो रजिस्टर की थी प्रेसिडेंट के पास मर्सी के लिए, ठीक है। तो इसमें देखो, तो अब यहाँ फर्स्ट पहले पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की वो क्या क्या होती है वो बताना चाहिए। आर्टिकल 72 में दी गई, 61 में तो हमारा इम्पीचमेंट का है, और 72 में क्या है हमारा कि हमारा पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की, 61 और 72, ठीक है। इसके बाद बता रखा है इसमें क्या क्या पार्डनिंग पावर है। जो प्रेसिडेंट है वो रिमिट कर सकता है, रिस्पाई कर सकता है, पार्डन कर सकता है, रिमिशन करता है, रिमिट कर सकता है, कमिट कर सकता है, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो सबसे पहले था पार्डनिंग पावर। अब पार्डनिंग पावर बता रखी है कि भाई सबसे पहले पार्डनिंग पावर में क्या बता रखा है कि बिल्कुल ही सज़ा ख़त्म कर देना, बिल्कुल माफ़ कर देना। जैसे किसी को मर्सी दे देते हैं वो बिल्कुल सज़ा माफ़ हो गई। उसके बाद कम्यूटेशन होता है कन्वर्ट कर देना एक सज़ा को दूसरे। जैसे किसी को अगर डेथ सेंटेंस की दी हुई है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। कम सेवर पनिशमेंट कर देना उसको, ठीक है। उसके बाद रिप्रीव कर देना। रिप्रीव का मतलब है कि टेम्परेरी सस्पेंड कर देना किसी की, जैसे डेथ सेंटेंस है उसको टेम्परेरी रूप से सस्पेंड कर देना। उसके बाद रेस्पाइट में क्या करते हैं कि भाई रेस्पाइट का जैसे ऐसे याद कर लो कि रिस्पेक्ट से, कम्यूटेशन मतलब कन्वर्ट कर देना, कम्यूट मतलब कन्वर्ट कर देना। उसके बाद रेस्पाइट मतलब रिस्पेक्ट, जैसे चिल्ड्रन हो गया, प्रेग्नेंट वूमेंट हो गई, तो उनके कुछ टाइम के लिए उनकी पनिशमेंट को उनको कम कर देना, उनके पनिशमेंट को, ठीक है।
उसके बाद रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है कि उसी टाइप की सेम टाइप की पनिशमेंट रहेगी बट उसको थोड़ा कम कर देना। जैसे क्या है, किसी को अगर 20 साल की सज़ा मिली है तो उसको घटा के 15 साल की कर देना, ये होता है रेमिशन। लिमिट कर देना मतलब कम कर देना। उसके बाद बता रखा है, वैसे रेमिशन में और ये कम्यूटेशन में यही डिफरेंस है कि रेमिशन में तो सेम सज़ा को कम किया जाता है, कम्यूटेशन में सज़ा की टाइप चेंज कर दी जाती है। ठीक है। उसके बाद बता रखा है कि प्रेसिडेंट है ये एक्साइज अपनी पावर एक्साइज कर सकता है और 3 केसेस में कर सकता है। कोर्ट मार्शल के केस में भी कर सकता है, अगर पनिशमेंट कोर्ट मार्शल के केस में मिली है तो भी कर सकता है। ठीक है। उसके बाद बता रखा है कि सारी पनिशमेंट में कर सकता है और सेंटेंस में कर सकता है, जिसमें ऑफेंस क्या है, किससे रिलेटेड और लॉ से रिलेटेड जो भी मैटर हो उन सब में कर सकता है। ठीक है। जिसमें क्या है कि एग्जीक्यूटिव और यूनियन है वो एक्सटेंड करती है पावर है। एग्जीक्यूटिव और यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है और यूनियन है वो एक्सटेंड करते हो उस मैटर से, मतलब लॉ से रिलेटेड जो भी मैटर हो जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर वहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है, और क्योंकि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव है तो वहाँ तक कर सकते हैं। जैसे और सारे केस हो, डेथ सेंटेंस के सारे केस हो तो सब में कर सकते हैं। ठीक है। बट ये सारी जो पार्डनिंग पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प से करता है, एडवाइस से करता है। ठीक है। अपने आप नहीं कर सकते सीधे। उसके बाद देखो 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या दिया हुआ है। अब 9th शेड्यूल था, ये हमारा सबसे फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था 1951 में। इसमें क्या बताया गया था कि इसके अंडर जो आ जाएंगे, जो भी चीज़ें आएंगी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू नहीं हो सकता। अब ये न्यूज़ में क्या था ये देखिए। रिसेंटली क्या है कि भाई डिमांड टू पुट अभी ये कहा है कि जो रिजर्वेशन है ST SC और बैकवर्ड OBC क्लास के लिए वो 9th शेड्यूल में डाल दो उनको, ये बोला है। ठीक है। ये डिमांड आई है। तो 9th शेड्यूल के बारे में बता रखे हैं। 9th शेड्यूल है ये कंटेन ए लिस्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लॉ को करता है विच कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट, जिनको कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद बता रखा है कोई भी लॉ जो हमारे 9th शेड्यूल में ऐड किया जाता है वो रेजिस्टेंट होता है फ्रॉम एनी एनक्रोचमेंट फ्रॉम जुडिशरी के किसी भी एनक्रोचमेंट से, हस्तक्षेप से फ्री रहता है, चाहे वो उसमें फंडामेंटल राइट का ही इन्फ्रिंज क्यों नहीं हो रहा, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन क्यों ना हो रहा हो। ठीक है। उसके बाद बता रखा है ये 1951 में ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से। इसमें बता रखा है कि न्यू आर्टिकल ऐड किया गया था 31B में, और उसमें 31A है, ये प्रोटेक्ट करता है। और इसमें बता रखा है कि क्योंकि 31A लाया गया था गवर्नमेंट से कि भाई जो लॉ प्रोटेक्ट करने के इसके रिलेटेड एग्रीगेट रिफॉर्म के लिए और एबोलिश जमींदारी जो सिस्टम था उसको एबोलिश करने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट किए थे कि ज़मींदारी रिमूवल के लिए, क्योंकि लोग अपनी ज़मीनें दे नहीं रहे थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि सब कुछ इसके अंदर डाल देते हैं, इसमें निकाल के, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी इसलिए। अब इसमें देखिए IR किलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो 9th शेड्यूल है वो जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए ओपन है। अभी तो पहले बोला स्टार्टिंग में तो कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, बाद में ये बोलते हैं कि 9th शेड्यूल भी कभी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है किलो वर्सेस इस केस में। उसके बाद बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ड्यूअल टेस्ट टू एग्जामिन द वैलिड, इसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए ड्यूअल टेस्ट करना चाहिए। इसका मतलब बता रखा है कि 2 केस में ये में हम इसको करना पड़ेगा, वैसे नहीं कर सकते। ड्यूअल टेस्ट में 2 केस वो कौन से, एक तो या फिर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा हो, या फिर दूसरा क्या है ये बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डैमेज कर रहा हो। ठीक है। इन 2 केस के अंदर हमें इसको जुडिशियल स्क्रूटनी करनी पड़ेगी। अगर इन दोनों केस में यह आता है कि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है और जुडिशियल बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी वायलेट कर रहा है, तो उस केस में हम इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और इसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है, उसके एक ऑर्डर होते हैं जो उसने अभी न्यूज़ में क्यों था ये, क्योंकि ये कहा है कि भाई वो फंडामेंटल राइट का है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं वो इनको एंजॉय नहीं कर सकते, जो OCI कार्ड ऑर्डर है वो। अब OCI स्कीम के लिए क्या बता रखा है, सबसे पहले बता रखा है OCI स्कीम है ये अमेंड किया है इसने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अगस्त 2005 में अमेंड किया। ठीक है। ये OCI कार्ड होल्डर कौन होते हैं, ये फॉरेन नेशनल्स होते हैं। ठीक है। फॉरेन नेशनल जो दूसरे देश में रहते हैं बस एलिजिबल टू बिकम, इसमें बता रहा है कि फॉरेन नेशनल जो वो सिटीजन इंडिया की सिटीजन बन है, तो ये सिटीजन इंडिया के ही पर दूसरे देशों में रहते हैं, ये सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल कौन है, कब है
फॉरेन नेशनल है वो इंडिया के सिटीजन कब बन सकते हैं, अगर वो 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में आ गए हो, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, या फिर क्या बता रखे हैं कि उस टेरिटरी से बिलोंग करते हैं जो भारत का पार्ट बनी थी 15 अगस्त 1947 के बाद, ठीक है, तो वो एलिजिबल हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं OCI कार्ड होल्डर के लिए। वो दूसरे देश में रहते हैं, बस वहीं के बस वो भारत में आने जाने के लिए उनको है कि OCI दिया जाता है। उसके बाद बता रखे हैं उनके जो माइनर चिल्ड्रन हैं उनको वो भी एलिजिबल होंगे OCI के लिए, ठीक है। अगर और 2 केस हैं इसमें, जैसे कि बता रखा है, तो 2 हमारे जो एलियन हैं, एलियन जो एनिमी होते हैं, जो हमारे अच्छे बेड एनिमी हैं, उनको उनके साथ हमारा रिलेशन, अगर उनको नहीं ले सकते हम, उनको नहीं मिल सकता ये OCI कार्ड होल्डर। इसमें जब पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश हो गया, इन दोनों के सिटीजन है वो एलिजिबल नहीं है OCI कार्ड होल्डर के लिए, ठीक है। उसके बाद बता रखा है कि OCI कार्ड होल्डर है उनको वो वोट नहीं कर सकते, ठीक है, वोटिंग का राइट नहीं है उनको, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जो स्टैट्यूटरी राइट है हमें जो दिया हुआ है सिटीजनशिप एक्ट 1955 से, वो भी उनको ग्रांट नहीं किए गए हैं, वो उनको ग्रांट है, ठीक है, बस उनको स्टैट्यूटरी राइट है। उसके बाद वो वोट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करते हैं सिटीजनशिप राइट, जो उनको जो सिटीजनशिप वाले जो राइट है वो। उसके बाद बता रखा है कि जो OCI कार्ड होल्डर में जो रजिस्टर्ड है उनको क्या है, मल्टीपल एंट्री के लिए ग्रांट दी जाती है कि वो मल्टीपल कितनी बार वो आ जा सकते हैं भारत में, ठीक है, और लाइफ लॉन्ग वीज़ा दिया जाता है। उसके बाद बता रखा है कि OCI कार्ड होल्डर होता है एक NRI होता है, NRI वही होते हैं, ये इंडिया के होते हैं, ये वहाँ पे ऑर्डिनरी रूप से वहीं दूसरे देश में रहते हैं, बट ये है सिटीजन ये इंडिया की, ये दूसरे देश के सिटीजन हो जाते हैं, आने जाने के लिए लेते हैं बस खाली, और NRI तो यहीं के सिटीजन ही रहते हैं, ठीक है। तो इनका क्या है, भर रहते हुए ये NRI क्या करते हैं कि NRI में और OCI में क्या डिफरेंस है, NRI है वो और OCI बाकी सब चीज़ों में सेम है, बस ये क्या है जो NRI है उनको एक स्पेशल प्रोविज़न है कि जो लैंड के एक्विजिशन के लिए है, और जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको एक्वायर करना है, या फिर प्लांटेशन को की प्लांटेशन प्रॉपर्टी वगैरह उनको एक्वायर कर सकते हैं, बाकी OCI नहीं कर सकते ये चीज़, ठीक है। उसके बाद जो OCI वाले हैं वो एग्जाम्प्ट होते हैं फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, बार बार अपने को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है अगर वो लंबे टाइम तक भारत में रहते हैं तो, ठीक है। इसके बाद बता रखा है कि UN नॉट ए स्टेट, ये न्यूज़ में क्या होता है, क्योंकि देखो हमारा आर्टिकल जो 12 है उसमें स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, तो उसमें क्या है यूनियन ऑफ स्टेट बताया गया है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट है वो यूनाइटेड नेशन है वो एक स्टेट नहीं है, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये रूल किया है कि यूनाइटेड नेशन है वो एक स्टेट नहीं है जो आर्टिकल 12 के अंडर दिया गया है, ठीक है। तो और इसलिए क्या है, इज़ नॉट अमेंडेबल टू जुडिक्शन ऑफ कोर्ट, आर्टिकल 226 के अंडर ये इसको अमेंड नहीं कर सकते हम, ठीक है, क्योंकि स्टेट के अंडर जो आते हैं उन सबको अमेंड कर सकते हैं, ये कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन है वो इसके अंडर नहीं है, इसलिए इसको अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो आगे बता रखा है आर्टिकल 12 में ये दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्टेट है उसको डिफाइन किया है, स्टेट का मतलब क्या है, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट होगी, पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, लोकल बॉडीज़ हो गई, और स्टेट में LIC और PSU वगैरह ये सारी आ गई। उसके बाद पंचायती राज गवर्नमेंट, ये सब इसके अंदर आते हैं, ये सारी इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। उसके बाद बता रखा है गवर्नमेंट बताती है कि इसमें बता रखी है कि अगर UNO में अगर कोई लीगल शूट स्टार्ट करनी है तो उससे गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट के प्रोविज़न से बाहर है, ठीक है। और यूनियन ऑफ स्टेट है, अगर यूनियन ऑफ स्टेट है वो हमारा एक इंटरनल मैटर है, तो उसमें ये नहीं है कि हमें किसी फॉरेन स्टेट नहीं है, ठीक है, ये एक हमारा इंटरनल मैटर है, इसलिए परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, अपने आप उसको लीगल शूट नहीं है, ये खुद चेंज कर सकती है, ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड ऑफ स्टेट है हमारा देश, इसलिए उसको परमिशन की ज़रूरत नहीं है उसमें चेंज करने के लिए। अब सेक्शन 86 है CRPC के लिए, इसमें बता रखा है कि फॉरेन स्टेट में भी शूड इन कोर्ट इन कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो फॉरेन स्टेट है बाहर के स्टेट है उनको कोर्ट में शू कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसर्न से। उसमें बता रखा है UN और इसके ऑफिशियल्स हैं वो उनको इम्यूनिटी मिली हुई है अंडर द यूनाइटेड नेशन एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग, UN और उसके ऑफिशियल है उनको इम्यूनिटी है इन सब चीज़ों से, ठीक है। UN को इम्यूनिटी है एवरीथिंग से, सारी लीगल प्रोसेस से, और कहाँ तक है, वेव फॉर्म
पर्टिकुलर केस एज इन पर्टिकुलर केस एज इज एक्सपेक्टेड, तो इसको यूएन और इसको कुछ पर्टिकुलर केस तक इनको इम्यूनिटी मिली हुई है, ठीक है। अब बता रखे हैं अदर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल बता रखे हैं कौन कौन से और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है जो न्यूज़ में थे। अब बता रखा है आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 क्या बताता है, स्पेशल ये बताता है कि स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट जो स्पेशल एड्रेस करते हैं उसके बारे में बता कि प्रेसिडेंट है वो स्पेशली एड्रेस कर सकते हैं दोनों हाउस को। कब कब करते हैं, एक तो क्या करते हैं कि नई लोकसभा आती है तो उसके फर्स्ट सेशन को करते हैं, ठीक है। सेकंड है कि हर साल के जो फर्स्ट सेशन है उसको करते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ों में करते हैं। तो और दूसरा क्या है कि प्रेसिडेंट एड्रेस है वो लेजिस्लेटिव और पॉलिसी प्रपोजल है जो गवर्नमेंट इंटेंट टू इनिशिएट करता है। जो गवर्नमेंट क्या क्या बताता है कि प्रेसिडेंट ये उन दोनों चीज़ों में प्रेसिडेंट ये बताता है कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है और आगे क्या करने वाली है, उन सब के बारे में बताते हैं वो, ठीक है। इसमें बता रखा है नेक्स्ट है आर्टिकल 164 के 3 में बता रखा है कि गवर्नर के लिए मैंडेट है कि वो जो उनके मिनिस्टर हैं उनको क्या है ओथ दिलाए, ओथ ऑफ ऑफिस का दिलाए और सीक्रेसी। दो ओथ होती है, एक तो ऑफिस की ओथ होती है, एक होती है सीक्रेसी की, भाई अपने मैटर कोई भी सीक्रेट नहीं करेगा। ये दो ओथ होते हैं, ये गवर्नर दिलाते हैं उनके मिनिस्टर को स्टेट के अंदर, ठीक है। जब वो अपने उसके बाद वो अपने ऑफिस में जा सकते हैं। उसके बाद बता रखे ये ओथ की जो फॉर्म है ये हमारे 3rd शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और इसमें बता रखे ओथ 2 टाइप से होती है। एक तो स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, या तो भगवान के नाम पर होती है, सोलोमनली अफेयर, या फिर जो भगवान को नहीं मानता वो खुद अफर्मेशन लेता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 340 बता रखा है। आर्टिकल 340 होता है प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है एक कमीशन अपॉइंट करने के लिए, किसमें, टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास की कंडीशन है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए 340 है वो उसको प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि एक वो बैकवर्ड कमीशन बना सकती है बैकवर्ड क्लास कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इसमें बता रखा है कि कमीशन हेडेड बाय जस्टिस जी रोहिणी था, उसने क्या लिया कि भाई उन्होंने इस चीज़ के बारे में चेक करने के लिए बोला है कि इसमें सब कैटेगरी भी की जा सकती है क्या, जो हमारी बैकवर्ड क्लास की कमेटी है उसकी भी सब कैटेगरी करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब आगे बता रखा है कि आर्टिकल 371 टू 371 जे। अब ये बता रखा है पार्ट जो 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया का, ये टेम्प्रेरी और स्पेशल प्रोविजन है, सब कुछ स्टेट में देती है, ठीक है। आर्टिकल 21 पार्ट ऑफ 21, ये पार्ट 21 है वो कुछ स्टेट को स्पेशल प्रोविज़न देती है। अब इसमें 371 के अकॉर्डिंग बता रखा है जो 371 है वो जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ था, मतलब शुरू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन उसी टाइम से है। पर जो 371A से लेके 371A से लेके जे तक है जो पूरा, वो सारा बाद में ऐड किया गया है। अब इसमें 371 है वो किससे डील करते हैं, 371 में बता रखा है कि गुजरात को महाराष्ट्र को मिला था 371, सबसे पहले स्पेशल प्रोविजन गुजरात महाराष्ट्र को मिला था। 371A में नागालैंड को, बी में असम को और सी में मणिपुर को है, और डी और ई में आंध्र प्रदेश को, सिक्किम को, मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश को और कर्नाटक को, इन सबको स्पेशल प्रोविज़न मिला हुआ है। तो दोस्तों ये था आज के लिए। अब जो बाकी बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।